हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ अरसे से मेरा ये प्रयास रहा है कि आपको कुछ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियाँ सुनाऊं। तो आज उसी क्रम में हम लोग एक और कहानी सुनने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। ये दो दोस्तों की कहानी है और मैं 100% श्योर हूँ कि आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में ये कहानी पढ़ी होगी। तो चलिए भाई, इस कहानी को शुरू करते हैं और मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। अगर आप ये कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए भाई, कहानी शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते और यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों का एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। जुम्मन जब हज पर गया तो अलगू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया, और जब अलगू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी यानी खाला थी, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उनका कोई दूसरा ना था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम ना होने तक मौसी की खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार और इवन आदर भी मिलता। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने भी देने लगी। जुम्मन शेख भी कुछ ना कहते। जुम्मन को मौसी की उनकी बहू ताने मारती। 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मानो मोली ले लिया। मौसी ने कुछ दिन तक ये ताने सहे, लेकिन जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही ना समझा। कुछ दिन तक यूं ही सब कुछ चलता रहा, लेकिन जब मौसी से रहा नहीं गया तो उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा अब तुम मेरे साथ निभाना नहीं हो पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दे दी। इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाने दो, मैं भी कब तक ये बेवजह सहता रहूं। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई ना था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा ना हो। उससे कोई बिगाड़ भला क्यों ही चाहता। ऐसे में उसे अपनी जीत पर कोई संदेह ही ना था, क्योंकि आसमानी फरिश्ते तो पंचायत करने से आने से रहे। इसी बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव एक कदम चलना भारी पड़ रहा था, एक एक कदम। लेकिन बावजूद इसके भाई, जब बात आन की पड़ी थी तो अब यहां पर निर्णय होना बहुत जरूरी था। गांव में शायद ही कोई ऐसा शख्स था जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बात को ऊपर ऊपर से ही सुना, किसी ने उसके प्रति संवेदना दिखाई। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बात को गौर से सुना। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग तो आएंगे ही ना। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस पर अलगू ने कहा, आने को तो आ जाऊंगा मौसी, पर मैं और कुछ बोलूंगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, मैं अपना उसके साथ रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगाड़ के डर से अपने दिल की बात नहीं कहोगे वहां? अलगू मौसी के इस सवाल का जवाब न दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में सवाल बार 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 गूंजता रहा। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने का इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई। बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद इस जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले इसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे कट गया, पर अब रोज रोज नहीं सहा जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है ना कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकती। ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं अपना दुख बताऊं तो किसको बताऊं? तुम्हारा जो फैसला होगा वो मैं मान लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचित आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हाँ मियां, तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अभी कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना पड़ेगा। जुम्मन को फिलहाल सदस्यों में वही दिखाई दे रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उनका मन मुटाव था। जुम्मन ने रामधन मिश्र को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस पर बूढ़ी खाला जुम्मन से बोली,
पंच किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम अलगू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। लो, मैं उसे ही सरपंच चुनती हूं। यह बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अलगू चौधरी भी ठीक है, मेरे लिए तो जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू ने जैसे ही ये बात सुनी तो वे थोड़े असमंजस में पड़ गए। वो इससे कन्नी काटना चाहते थे, सो वह बोले, अरे मौसी, तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इस पर मौसी ने थोड़े गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के साथ साथ अपना ईमान तो नहीं बेचा जाता ना। पंच तो खुदा का ही नुमाइंदा होता है। इस पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंच से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अलगू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अलगू ये बात केवल दिखावे के लिए कह रहा है, इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंजो, मेरी मौसी ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी, इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है और इसमें मैं कर भी क्या सकता हूं। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने के खर्च का अलग देने की बोल रही हैं। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की ये सभी लोगों को पता है, और इससे कितना लाभ है ये आप सभी लोग जानते हैं, और इतना लाभ वास्तविकता में भी नहीं है जिससे मैं मौसी का महीने का खर्च दे सकूं। दान पात्र में भी इस तरीके के खर्चे का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरीके के झमेले में ही ना पड़ता। बाकी पंचों को जैसा ठीक लगे वैसा करें। अलगू चौधरी कभी कभार कचहरी में काम पड़ता था, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखते थे और कानून के भी पक्के थे। इसलिए उन्होंने जुम्मन से तर्क करने शुरू किए। अलगू का एक एक सवाल जुम्मन को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को देखकर हैरान थे कि अभी थोड़ी देर पहले ही अलगू किस तरीके की बातें कर रहा था और अब एकदम ना जाने उसे क्या हो गया। जुम्मन अभी इसी विचार में थे कि इतने में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन, पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हारे हर महीना खर्च देना ही पड़ेगा। अगर यह फैसला मंजूर नहीं है तो जो जायदाद को लेकर करारनामा है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैसला उसका दोस्त सुना रहा है कोई दुश्मन। उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाई रहती कि उसके साथ हुए उस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन भी आ गया। जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अलगू बटेसर से बैलों का एक जोड़ा खरीद कर लाया और उसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर जुम्मन सबसे कहता फिरता, यह तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे लेकिन खुदा सब देखता है। वही अलगू चौधरी को इस बात का शक था कि उसकी बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि हो सकता है जुम्मन ने बैल को जहर दे दिया हो। चौधराइन ने भी इसमें हामी भरी। इस बात को लेकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन की बीवी के बीच में भी काफी बहसबाजी हुई। अब अलगू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का क्या करे। गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो इक्का गाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लादकर शहर की मंडी ले जाना था और वहां से तेल व नमक आदि लाना था। समझू का मन अलगू के बैल पर आ गया। उसने देखा कि बैल काफी अच्छा है। 2 दिन में ही उसने 3-4 चक्कर शहर के हो जाएंगे, और उसने इस बारे में अलगू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने कोठे में बांध लिया, मतलब खरीद लिया। समझू को नया बैल क्या मिला वो फूलना समाता। दिन में 4-4 चक्कर शहर के लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती ना पानी की। रात को बस रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू वापस आ रहा था। उसने इक्के पर 2 गुना वजन लाद रखा था। दिन भर की थकान से बैल मुश्किल से ही चल पा रहा था। अंधेरा होने लगा और समझू को गांव पहुंचने की जल्दी। ऐसे में वो उसे तड़ातड़ कौड़े मारा जा रहा था, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वो धरती पर गिर गया। बैल गिरा भी ऐसा कि उसने प्राण छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपये कमाई बनी थी जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे। ऐसे में गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता। इसी तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला लिया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो सब साथी होश उड़ गए। कमर में बंधी थैली गायब। इस घटना का करीब 1 महीना बीत गया। अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया।
साहू तो साहू, उसकी बीवी भी उन पे हल्ला बोल पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोले, यहां हमारी पूरी कमाई लुट गई और इन्हें पैसे की पड़ी है। कमजोर बैल थमा दिया और अब इसके पैसे भी मांगने हैं। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारे बैल बाहर बंधा है, उसे ले जाओ, महीना 2 महीना उसे काम करवाओ, उसके जो होगा वो देख लेंगे। अलगू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने लगा, लेकिन यहां सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्सा पड़े। दोनों का शोर सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते उन्हें पंचायत करने की सलाह दी डाली। अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों इसके लिए राजी भी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अलगू, तुम्हें किसे पंच चुनोगे? अलगू ने कहा, समझू साहू ही इसका निर्णय कर ले। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैं जुम्मन शेख को चुनता हूं। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी पीले पड़ गए। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है? अलगू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया, उनके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूं। जो भी कहूंगा अल्लाह की आवाज होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों से सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू को बैल की खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन 2 पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसकी भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उलट 2 पंच समझू पर बैल के मूल्य के अलावा अतिरिक्त दंड राशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इतनी निर्दयता या क्रूरतापूर्ण व्यवहार ना कर सके। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोले, अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने पूरे मामले पर अच्छी तरह से विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए गए जुल्म और कड़े परिश्रम के कारण हुई है। इस पर रामधन मिश्र ने खड़े होते हुए कहा, समझू साहू ने बैल को अपने किए की वजह से मारा है, इसलिए उसे भी तो अतिरिक्त दंड देना पड़ेगा। इस पर जुम्मन ने कहा, यह दूसरा मसला है, इसे अभी उठाने की मतलब नहीं है। इस पर झगड़ू साहू बोले, पर समझू की तो भी थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह अलगू चौधरी के खुद का फैसला है, अगर वो समझू को रियायत देना चाहें तो उनका बड़प्पन होगा। पंचों का यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुए और जोर से नारा लगाते हुए बोले, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अलगू के साथ ये नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन के न्याय नीति की तारीफ करने लगा। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और रोते हुए उसे गले लगा लिया। जुम्मन बोला, भाई अलगू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब मैं तुम्हें अपना शत्रु मान बैठा, परंतु आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंच का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता, ना कोई किसी का दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ नहीं आता। यह बात सुनकर अलगू चौधरी भी रोने लगे। दोनों के बीच जो बुराई का मैल था वो आंसुओं से धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जब जो सबको समान रूप से देखे। तो बताइएगा भाई, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी मेरी तरफ से कोई त्रुटि है तो उसके लिए वेरी सॉरी। देखिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ से मैं टेक्स्ट उठाता हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ लिखा होता है, तो वहाँ से अगर थोड़ी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी। चलिए भाई, आप अपना अनुभव अवश्य साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। थैंक यू।